Iran, a unique endeavor. The oldest constitution in all Asia, she still remains a monarchy. Demonstrations like these today in Tehran are a daily occurrence and still see his monarchy surviving. Almost 200 ballistic missiles raining in. साल 1947 से पहले ज्यूज, जिन्हें आज हम यहूदी कहते हैं, यहूदी फलस्तीन स्टेट के अंदर जबरदस्ती रहने लगते हैं और फलस्तीन जो एक मुस्लिम स्टेट है, यहाँ पर रहने वाले मुस्लिम से ज्यूज जबरदस्ती लड़ने लगते हैं। साल 1947 में यही चीज देखते हुए एक कमेटी बनाई जाती है, UNSCOP। इस कमेटी के अंदर 11 कंट्रीज के 11 मेंबर्स होते हैं और ये जो फलस्तीन स्टेट के अंदर लड़ाई हो रही थी, इसको देखते हुए ये फैसला करती है कमेटी कि ज्यूज को एक अलग स्टेट दे दिया जाए। और ये फैसला करने के लिए कमेटी जो है वो वोटिंग कराती है और जब वोटिंग की जाती है तो 8 कंट्रीज इस बात के लिए एग्री रहते हैं कि हाँ, ज्यूज को एक अलग स्टेट दिया जाए फलस्तीन से। लेकिन 11 कंट्रीज में से 3 कंट्रीज अभी भी इस बात के लिए रेडी नहीं थे कि ज्यूज को एक अलग स्टेट दिया जाए। और ये 3 कंट्रीज यूगोस्लेविया, ईरान और इंडिया थे, क्योंकि इन तीनों कंट्रीज को ये लगता था कि अगर ज्यूज को अलग स्टेट दे दिया जाएगा तो ये लड़ाई झगड़ा रुकेगा नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ेगा। 1947 में जो वोटिंग हुई थी ज्यूज को एक अलग स्टेट देने के लिए UNSCOP कमेटी में, और इस कमेटी में 8 कंट्रीज इस बात के लिए एग्री हो गए थे, तो ज्यूज का इधर पलड़ा भारी था कि उन्हें एक अलग स्टेट दिया जाए फलस्तीन में रहने के लिए। अब 1948 में एक अलग स्टेट दिया जाता है ज्यूज को रहने के लिए। इस स्टेट का नाम इजराइल होता है। इजराइल को 1948 में एक स्टेट तो बना दिया गया था, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज इजराइल को एज अ स्टेट एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। लेकिन फिर इस्लामिक कंट्रीज में पहले तुर्की ने इजराइल को एज अ स्टेट एक्सेप्ट कर लिया और फिर ईरान ने मई 1948 में इजराइल को एज अ स्टेट एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह ईरान सेकंड मुस्लिम कंट्री बन गया जिसने इजराइल को एज अ स्टेट एक्सेप्ट किया, क्योंकि उस वक्त के जो ईरान के लीडर थे मोहम्मद रजा पहलवी, वो बहुत ज्यादा सेक्युलर किस्म के इंसान थे और जब तक वो ईरान के लीडर थे, ईरान के अंदर डांस, पार्टी, ये सब एक आम सी बात हुआ करती थी। Iran, a unique endeavor. ये ईरान के अंदर जो सेक्युलरिज्म चल रहा था, इसको देखते हुए 1979 में ईरान की जो जनरल पब्लिक थी वो एक रेवोल्यूशन लेकर आती है। Demonstrations like these today in Tehran are a daily occurrence in towns throughout the country now, and one sign of the fact there is nothing less than a kind of revolution being attempted here, trying to change the form of Iran. His monarchy surviving. The Ayatollahs are committed to the ouster of the Shah and nothing less than that. और इस रेवोल्यूशन में रूहुल्लाह खुमैनी को ईरान का सुप्रीम लीडर बना दिया जाता है और इस तरह रूहुल्लाह खुमैनी ईरान के पहले सुप्रीम लीडर बन जाते हैं। अब ईरान का जो इजराइल के साथ रिलेशन था वो खराब होता जाता है, तो ऑटोमेटिकली ईरान का रिलेशन अमेरिका के साथ भी खराब हो जाता है। 1990 से पहले ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन जाते हैं। जैसे 1985 में सीरिया और यमन के दरमियान एक जंग होती है। इस जंग में ईरान सीरिया को सपोर्ट करता है जबकि इजराइल उसके अगेंस्ट यमन को सपोर्ट करता है। ईरान और इजराइल की एग्जैक्ट लोकेशन समझते हैं। ईरान और इजराइल की एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो मिडिल ईस्ट है और मिडिल ईस्ट कोई सब कॉन्टिनेंट नहीं है, बल्कि सब कॉन्टिनेंट एशिया का जो वेस्टर्न पार्ट है और अफ्रीका का जो नॉर्थ पार्ट है, इन दोनों पार्ट को एक मिडिल एरिया कनेक्ट करता है और इस मिडिल एरिया को मिडिल ईस्ट कहा जाता है। और इस मिडिल ईस्ट में ही ईरान और इजराइल दोनों लोकेटेड है। देख सकते हो कि फलस्तीन के अंदर 1947 तक कितनी ज्यादा मेजोरिटी थी फलस्तीनियों की, और दूसरी तरफ ये 1948 का मैप जो पार्टीशन के बाद भी देख सकते हो कि कितनी ज्यादा मेजोरिटी रहती है फलस्तीनियों की फलस्तीन में। और इस मैप में 1967 से लेकर 2017 तक किस तरीके से ज्यूस एक मेजोरिटी में आ गए फलस्तीन के अंदर। इसमें देखा जा सकता है कि इजराइल किस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज की हेल्प लेकर फलस्तीनियों को मार रहा है और खुद फलस्तीन पे कब्जा कर रहा है। साल 1990s तक अब कुछ इस्लामिक ग्रुप्स भी बन चुके थे जैसे हमास, हजबुल्ला और हूती, और इन ग्रुप्स की पूरी तरीके से फंडिंग ईरान कर रहा था। तो इस बात को लेकर इजराइल और ईरान दोनों के दरमियान लड़ाई और ज्यादा बढ़ने लगती है, क्योंकि ये जो इस्लामिक ग्रुप्स बनते हैं इनका मकसद यही होता है कि फलस्तीन के अंदर जो इजराइल जबरदस्ती कब्जा कर रहा है उस कब्जे से बचाएं फलस्तीन को। लेकिन अमेरिका जब ये सब कुछ देखता है तो वो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ मिलकर इन इस्लामिक ग्रुप्स को टेररिस्ट ग्रुप का टैग दे देता है। यहाँ पर अमेरिका बैटिंग भी खुद ही कर रहा है, बॉलिंग भी खुद ही कर रहा है और अंपायर भी खुद ही बना हुआ है कि किसे टेररिस्ट ग्रुप बनाना है, किसे क्या बनाना है। लेकिन ये फैसला अमेरिका नहीं करेगा कि कौन टेररिस्ट है और कौन नहीं, क्योंकि ये फैसला रिलीजियस बुक करती है कि कौन टेररिस्ट है। 1992 में जब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर रॉबिन होते हैं तो 17 मार्च 1992 में अर्जेंटीना के सिटी बॉयनस एयर्स में एक इजरायली एम्बेसी के ऊपर अटैक होता है और 18 मार्च 1994 को एक और अटैक होता है। इस अटैक को AIMA अटैक कहा जाता है, यानी कि अर्जेंटीना
Palestina Israelites Mature Association अटैक। और इसराइल इन दोनों अटैक से रिस्पॉन्सिबिलिटी इस्लामिक ग्रुप्स के ऊपर डाल देता है। अब साल 2006 में रूहुल्लाह खुमैनी के बाद ईरान का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी को बनाया जाता है। 19 अप्रैल 2024 इसराइल ईरान के एयर डिफेंस फैकल्टी पर अटैक करता है और 2024 में जो हमास के लीडर होते हैं इस्माइल हनिया, वो ईरान की कैपिटल तेहरान में इसराइल के एक अटैक से मारे जाते हैं। उसके बाद ईरान इसराइल पर अटैक तो करता है, लेकिन इस अटैक का ज्यादा नुकसान नहीं होता इसराइल को। अब जब ये सब कुछ चल रहा होता है तो इस दौरान भी इसराइल रुकता नहीं है और फलस्तीन के अंदर अपनी गुंडागर्दी जारी रखता है और फलस्तीन के अंदर कब्जा करने में मसरूफ रहता है। और अब 2024 में जो हिजबुल्लाह के लीडर होते हैं हसन नसरुल्लाह, वो भी ईरान के अंदर इसराइल के एक अटैक में मारे जाते हैं। अब ईरान भी रिएक्ट करता है और 1 अक्टूबर 2024 को 200 मिसाइल्स लॉन्च करता है इसराइल के ऊपर। Israel was warned it was coming, but this was Iran's revenge. Almost 200 ballistic missiles raining in. इस मिसाइल लॉन्च करने के बाद जो नेक्स्ट फ्राइडे आना था 4 अक्टूबर 2024 को, इस फ्राइडे को ईरान के कैपिटल तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी 5 साल बाद खुतबा देते हैं। Part and parcel of the solidarity among the believers, among all those who believe. It resonated throughout many parts of our holy scripture. अब ये सब देख के साफ लगता है कि ईरान इजराइल से बिल्कुल भी नहीं डरा हुआ, लेकिन अगर कोई डरा हुआ है तो वो एक शख्स इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। 1 अक्टूबर के अटैक के बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं तो इनके हाथ डर से कांप रहे होते हैं। अब दुनिया को यही लगने लगता है कि कहीं ईरान और इजराइल के बीच एक वर्ल्ड वॉर 3 देखने को ना मिल जाए। लेकिन यहाँ पर कुछ मुस्लिम्स ऐसे भी थे जिन्हें लगता है कि ईरान और इजराइल के दरमियान जो भी कुछ हो रहा है ये सब एक प्री प्लान है। ऐसा क्यों लगता है, ये बात समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि मुस्लिम्स जो है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हैं। पहला शिया मुस्लिम्स और दूसरा सुन्नी मुस्लिम्स। इराक और ईरान जैसे कंट्रीज में शिया मुस्लिम्स की मेजोरिटी है, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसी कंट्रीज में सुन्नी मुस्लिम्स की मेजोरिटी। जब ईरान के अंदर हमास के सुप्रीम लीडर इस्माइल हनिया मारे गए थे तो लोगों ने ये न्यूज फैलाना शुरू कर दी थी कि इन्हें ईरान नहीं मारा है। और उसके बाद जब इसराइल पर ईरान अटैक करता है तो भी ये अफवाह फैलाई जाती है कि इसमें एक भी जानी नुकसान नहीं हुआ। ये बात याद रहे कि 1 अक्टूबर 2024 को जो अटैक हुआ था इसराइल के ऊपर, इस अटैक में कभी भी ईरान ने पब्लिक प्लेस को निशाना नहीं बनाया, बल्कि ईरान ने मुसाद हेडक्वार्टर, मिलिट्री और एयर बेसिस को टारगेट बनाया था। ईरान की टोटल ये 5 टारगेट हैं, जिसमें से 3 बिल्कुल सक्सेसफुल रहते हैं। लेकिन इसराइल की कैपिटल टेल अवीव सिटी में जो मुसाद का हेडक्वार्टर था, मिसाइल था उसके करीबी ब्लास्ट होता और मुसाद का जो हेडक्वार्टर था इस तरीके से वो डिस्ट्रॉय नहीं होता और बच जाता है। और ऐसा नहीं था कि इस अटैक में कोई भी नहीं मारा जाता, बल्कि इसराइल के कुछ सोल्जर्स मारे जाते हैं इस अटैक के अंदर। यहाँ पर यह बात याद रहे कि ईरान के पास कोई ऐसी बेस नहीं है जिसकी वजह से वो इसराइल से दुश्मनी करे, या फिर इसराइल के पास कोई ऐसी बेस नहीं है जिसकी वजह से वो ईरान से दुश्मनी करे। बल्कि अगर इन दोनों के दरमियान कोई बेस है तो वो बेस बस फलस्तीन है। इसराइल चाहता है कि पूरे फलस्तीन को एक इजराइल स्टेट बना दिया जाए, लेकिन वही ईरान चाहता है कि जो फलस्तीनी माइनॉरिटी में रह गए उन्हें जिंदा रखा जाए और उनकी जमीन उन्हें वापस की जाए।